आज की क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग बार बार डेबिट और क्रेडिट ये दो वर्ड सुन रहे थे। ठीक है, हमने ये सीखा था कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट टी शेप होता है। ठीक है, और जो टी होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है तो हमें उस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट डेफिनेटली मिलेंगे और उन दो अकाउंट्स में से एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कोई दूसरा अकाउंट जो होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अब हमें यह सीखना है कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो बेसिकली हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अब हम सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहीं से अकाउंटेंसी की शुरुआत हो जाती है। आप कहें कि बुक कीपिंग, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहां से स्टार्ट होती है। तो इसके बिना हम अकाउंटेंसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे पास डेबिट क्रेडिट के रूल्स के लिए दो अप्रोच हैं। वी हैव टू अप्रोचेस, वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रहे कि अब हमारे सिलेबस में मॉडर्न अप्रोच है। सीबीएसई कहती है कि बच्चों को मॉडर्न अप्रोच के साथ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाना है, लेकिन हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करने के बाद हम मॉडर्न अप्रोच से इसको प्रॉपरली फिर समझना शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि जो टोटल अकाउंट्स हैं, जो टोटल अकाउंट बनते हैं, हेड्स बनते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? नंबर वन, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कितने तरह के अकाउंट हमारे सामने आते हैं? एक पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं और दूसरा जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते। देखो बेटा, एक बिजनेस में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के किस किस चीज की जरूरत होती है। अगर हम बिजनेस को देखते हैं तो हमें दिखता है कि एक तो हमें पर्सन्स की जरूरत है, एक हमें एसेट्स की जरूरत है और एक हमारे बाकी के सारे इनकम और खर्चे हैं। टोटल मिलाकर के तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा एक अकाउंट की नेचर है दैट इज पर्सनल अकाउंट और दूसरी क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ध्यान से समझना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको फॉलो ही नहीं करना है। ठीक, अब जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो फर्दर तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। डिस्कस करते हैं हम इनको। और जो रियल अकाउंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स अकाउंट और इनटेंजिबल एसेट्स अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट। और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं, लॉसेस अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट अकाउंट होते हैं और इनकम अकाउंट। इट मींस कि पर्सनल अकाउंट में हमारे पास तीन तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट में हमारे पास दो तरह के अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास चार तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से होते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रियल में क्या होते हैं? टेंजिबल, इनटेंजिबल। ठीक है, और नॉमिनल में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स और इनकम। चलिए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल अकाउंट। देखो बेटा, पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं, वो खाते हैं जो पर्सन हैं, जो पर्सन पर इंप्लीमेंट होते हैं, व्यक्तियों पर इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और पर्सन के लिए जो हमारा रूल लगता है वो लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसमें हमें क्या है कि जो पर्सन होते हैं बेटा, वो हमने कितने तरह के अभी बोले? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीन तरह के पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? देखो, नेचुरल पर्सन है जो नेचुरल बॉडीज हैं, जैसे आप हैं, मैं हूं,
ठीक है, राम, श्याम, मोहन, सुनीता, अजय, एनी अदर नेचुरल नेम, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं इसमें। तो जो ह्यूमन बॉडीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, वो पर्सन जो नेचुरल बॉडीज नहीं है लेकिन दीज आर क्रिएटेड बाय द लॉ, और जो हमारा लॉ है वो उन्हें एक एंटिटी मानता है। जो हमारा लॉ है वो उन्हें क्या मानता है, एक एंटिटी मानता है। देखो, जब हमने एंटिटी की बात समझी थी तो हमने उसमें देखा था कि पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप, जैसे कि रामलाल एंड सन्स, ये पर्सन है एक। कंपनी टाटा लिमिटेड एक पर्सन है। इंस्टीट्यूशन जैसे KUK, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, पर्सन है। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर्सन है एक। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या जो जैसे फर्म है, सोल प्रोप्राइटर फर्म है, जैसे विपिन ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ये हमारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिन्हें हमारा लॉ एक पर्सन की तरह अलग एंटिटी मान करके चलता है, और जो अलग एंटिटी जब मान के चलता है तो वो पर्सन परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, सारे काम कर सकता है, जस्ट लाइक नेचुरल पर्सन, ठीक है। और उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होता है। अब एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, जो नेचुरल या आर्टिफिशियल किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेचुरल या आर्टिफिशियल किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम। आप ये मान के चलें कि ये हमारे इस पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे एंड का टॉपिक है। हमें सिर्फ नाम याद करने हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप कहेंगे सर ये एक्सपेंसेस हैं, यस ये एक्सपेंसेस लिखा हुआ है इनके साथ, लेकिन दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। ये किसी ना किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर हुई। तो पर्सन जो होता है बेटा, पर्सन के बारे में आप देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक पर्सन जो है वो या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये एक कैलकुलेटर है, मैंने आपको बेचा, सेल किया, ठीक है। तो आप इस कैलकुलेटर को रिसीव करेंगे और मैं इस कैलकुलेटर को गिव करूंगा। तो जो भी एक नेचुरल पर्सन होता है वो या तो रिसीवर होता है या वो गिवर होता है, राइट। अब हमें यह ध्यान रखना है कि जब हमारी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन आता है तो हम ये देखेंगे कि वो रिसीवर है या गिवर है, राइट। एग्जांपल लेके देखते हैं हम इसका। सपोज कीजिए गुड्स सोल्ड टू राम, हमने राम को 5,000 रुपीज की गुड्स बेची। तो अब इस ट्रांजैक्शन में राम जो है वो क्या है, रिसीवर है या गिवर है। अमाउंट को भूल जाइए, सिर्फ राम के बारे में सोचिए कि राम रिसीवर है या गिवर है। राम को हमने माल बेचा तो राम जो है वो रिसीवर है, क्योंकि वो गुड्स रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें यह पता लग गया कि राम रिसीवर है, तो इसका मतलब है कि जब हम राम का अकाउंट बनाएंगे, टी बनाएंगे, तो हम 5,000 रुपीज राम की डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये हम आगे चल के बाद में सीखेंगे। बात समझे आप। तो अगर कोई पर्सन रिसीवर है, अब सपोज कीजिए कैश रिसीव फ्रॉम राम, अब मुझे राम से 5,000 रुपीज रिसीव हुए। तो अब आप सोचिए कि राम रिसीवर है या गिवर है। अब इस ट्रांजैक्शन में राम रिसीवर नहीं है, राम क्या है, गिवर है। क्यों, क्योंकि राम मुझे 5,000 रुपीज दे रहा है, तो राम गिव कर रहा है यहां पर। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर राम गिवर है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे, तो हम यहां पर 5,000 रुपीज राम के क्रेडिट में लिख देंगे। हमें मालूम है कि ये डेबिट साइड है हमारी और ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट को DR से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को CR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 ट्रांजैक्शन जो है वो कहती है कि राम की डेबिट में लिखो, और नंबर 2 ट्रांजैक्शन क्या कहती है कि राम की क्रेडिट में लिखो।
पहली ट्रांजैक्शन में राम रिसीवर है इसलिए हमने उसकी डेबिट में लिखा, और दूसरी ट्रांजैक्शन में राम गिवर है इसलिए हमने उसकी क्रेडिट में लिखा। ठीक है, तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ये जो राम का अकाउंट है इसकी कौन सी साइड पे हमें अमाउंट लिखना है। बात क्लियर हुई आपको? चलिए, नेक्स्ट अकाउंट आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेटा, जो रियल अकाउंट है वो एसेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। हम कोई भी एसेट खरीद रहे हैं या एसेट बेच रहे हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। अब देखिए, जब हम कोई एसेट खरीदेंगे तो वो एसेट या तो हमारे पास आएगी या हमारे पास से जाएगी, राइट? अगर हम खरीदेंगे तो हमारे पास आएगी, अगर हम बेचेंगे तो हमारे पास से जाएगी। क्लियर? तो एसेट जो होती है वो या तो कम्स इन होती है या गोज आउट होती है, या तो एसेट आएगी या जाएगी। अगर एसेट आ रही है हमारे पास, सपोज कीजिए मैंने ये कीबोर्ड खरीदा, राइट? तो जब मैं ये कीबोर्ड खरीदूंगा तो ये कीबोर्ड मेरे ऑफिस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कीबोर्ड, जब मैं कीबोर्ड का अकाउंट बनाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि ये कीबोर्ड मेरे ऑफिस में आ रहा है। अगर ये कम्स इन है तो मैं डेबिट करूंगा, और अगर मान लीजिए कल को मैंने ये कीबोर्ड बेच दिया तो जब मैं ये कीबोर्ड बेचूंगा तो कीबोर्ड मेरे ऑफिस से चला जाएगा, तो क्या होगा? मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वो आ रहा है, एसेट आ रही है तो डेबिट, अगर वो एसेट जा रही है तो क्रेडिट। अब देखिए, एसेट जो होती है बेटा दो तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक टेंजिबल होती है, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, राइट? मैंने कहा कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर देखो दिखाई दे रहा है, इसको छू सकते हो आप, तो ये टेंजिबल एसेट है, राइट? ये कीबोर्ड, इसे आप देख सकते हो, इसे छू सकते हो, ये टेंजिबल एसेट है, राइट? अब टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल देखते हैं। कैश, रुपया, देख सकते हो, 500 का नोट, छू सकते हो, टेंजिबल एसेट है। बिल्डिंग, आप बिल्डिंग को देख सकते हो कि ये बिल्डिंग है, उसको आप जाकर के टच भी कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि वो टेंजिबल एसेट है। मशीन, अगर कोई मशीनरी है हमारे पास तो मशीनरी भी दिखाई देती है, मशीन लगी हुई दिखाई देती है, हम उसको छू भी सकते हैं। प्लांट, प्लांट क्या होता है? प्लांट ये पौधा नहीं है, वो वाला प्लांट नहीं है। ये प्लांट होता है जहां पर ढेर सारी मशीनियां लगी होती हैं, जहां ढेर सारी मशीनरी लगी होती है। बात समझे? ठीक है, एक मशीन, एंड व्हेन नंबर ऑफ मशीन मींस प्लांट। ठीक है, देन फर्नीचर, आप फर्नीचर को देख सकते हो, छू सकते हो। कंप्यूटर देख सकते हो, छू सकते हो। तो जिन एसेट्स को आप देख सकते हो और छू सकते हो वो एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो उन टेंजिबल एसेट्स को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है, और एसेट्स का रूल उनके ऊपर अप्लाई होता है। क्लियर? अब आते हैं हम इनटेंजिबल एसेट्स पर। इनटेंजिबल एसेट्स में हमने 4 एसेट्स पढ़ी थी, वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 4 हैं। गुडविल, गुडविल क्या होती है? किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन। देखो बेटा, टेंजिबल एसेट्स अगर चोरी हो जाती हैं, अगर टेंजिबल एसेट्स को आग लग जाती है, टेंजिबल एसेट्स का लॉस हो जाता है, तो वो इतना बड़ा लॉस नहीं होता जितना कि इनटेंजिबल एसेट का लॉस होता है। आप सपोज कीजिए आपकी जेब से 10,000 रुपीज गिर गए, तो लॉस कितने का हुआ? 10,000 का। लेकिन अगर मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हो गई, ठीक है, तो आपकी पूरे बिजनेस का चौपट हो जाएगा। ठीक, सपोज कीजिए कोई बुक सेलर है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स बेचता है, और मार्केट में ये फैल जाए या मार्केट में ये लोगों को पता लग जाए कि ये डुप्लीकेट बुक्स बेचता है, ठीक है, तो सोचो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो जिसकी रेपुटेशन खराब है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये नकली सामान बेचता है, आप उसके पास जाना पसंद करोगे? नहीं, तो उसका बिजनेस एकदम चौपट हो जाएगा। मान लो कोई मिठाई वाला है, ठीक है, मिठाई वाले का कभी पता लगता है कि गवर्नमेंट की रेड पड़ती है उसके ऊपर,
सैंपल भरा जाता है उसका और पता लगता है कि जो खोया यूज कर रहा है, वो खोवा यूज कर रहा है, वो नकली है। ठीक है, तो एक बार रेपुटेशन खराब हुई तो समझो बिजनेस खत्म। तो गुडविल जो है ना, वो रेपुटेशन है बिजनेस की। ठीक है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन एक सेकंड में अगर खराब हो गई तो बिजनेस चौपट हो जाता है। बात समझे? आप किसी दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप दुकान पे सामान खरीदने इसीलिए जाते हैं क्योंकि उस दुकान की एक रेपुटेशन है। आपको पता है कि अगर आपको करियाने का सामान लेना है तो फला दुकान से अगर मैं सामान लूंगा तो मुझे अच्छा शुद्ध सामान मिलेगा, प्योर सामान मिलेगा। क्लियर? तो ये किसी भी बिजनेस की क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट होती है, दिखाई नहीं देती लेकिन काम करती है। सेकंड, पेटेंट्स। पेटेंट्स भी एक एसेट होती है। पेटेंट क्या होते हैं कि हमारे यहां लॉ है एक, पेटेंट एक्ट। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई पर्सन या जब भी कोई बिजनेस कोई नई इन्वेंशन करता है, कोई नई चीज बनाता है, ठीक है, तो वो उस चीज को क्लेम करता है गवर्नमेंट को कि ये मैंने बनाया है, राइट, और इसे बनाने का फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का राइट मुझे दे दीजिए। तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन लगाता है, रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन लगाता है जो पेटेंट्स को रजिस्टर देता है। ठीक है, राइट्स देता है, पेटेंट राइट देता है, जो उसके पास एक एप्लीकेशन लगाता है कि देखो, प्रूव करता है कि ये मैंने बनाया है, राइट, इसके ऊपर मेरा राइट है, आप मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो। उस सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा हो कि ये मैंने बनाया है और इसको मैन्युफैक्चर करने का राइट मेरे को है। और अगर उसे वो सर्टिफिकेट मिल जाता है गवर्नमेंट से, लाइसेंस मिल जाता है एक तरह से, तो उसके पास उस पर्टिकुलर चीज को बनाने का अधिकार आ जाता है, राइट आ जाता है। तो फिर वही उसको बना सकता है। अगर कोई दूसरा उसको बनाने की कोशिश करेगा तो जो जिसके पास राइट है वो दूसरे को रोक सकता है या उस दूसरे बंदे से रॉयल्टी ले सकता है उसके बदले में। क्लियर हुई बात? उस दूसरे बंदे से क्या ले सकता है? रॉयल्टी ले सकता है। तो अगर किसी के पास कोई पेटेंट राइट है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्टिफिकेट किसी को दिखाई थोड़ी ना देता है, ना कोई दिखाता है, सर्टिफिकेट तो लॉकर में रख दिया जाता है। उसके बाद बस ये पता है कि हाँ, इस चीज को बनाने का राइट मेरे पास है। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट में जाते हो, ट्रेडमार्क देख करके चीज खरीद लेते हो कि हाँ, ये उस कंपनी की है, इसके ऊपर उस कंपनी की स्टैंप लगी हुई है, आपको लगता है कि ये अच्छा है। आपने टीवी खरीदना है, सैमसंग, ट्रेडमार्क उसके ऊपर लिखा हुआ है सैमसंग, आप कहते हो सैमसंग का टीवी है, बहुत अच्छा है। आप टीवी खरीदने जाते हो, एलजी का टीवी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चाहे वो टीवी किसी ने बनाया हो। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, जैसे एलजी है या सैमसंग है, ये सारे प्रोडक्ट, अपने बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनवाती हैं और फिर उसके ऊपर अपना स्टिकर सैमसंग लगाती हैं या एलजी लगाती हैं और बेचती हैं। बहुत सारी कंपनीज इसी तरह से काम करती हैं। ठीक है, आप नमक लेने के लिए जाते हो, साल्ट लेने के लिए जाते हो, टाटा नमक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हर चीज का, जिन चीजों का ट्रेडमार्क है, ठीक है, अगर मान लो हमारे बिजनेस में हमारा अपना ट्रेडमार्क है कोई, और हम उस ट्रेडमार्क से बिजनेस करते हैं, तो वो ट्रेडमार्क हमारे लिए एक एसेट है। ठीक है, और वो ट्रेडमार्क सिर्फ नाम ही तो दिखाई देता है ना, ट्रेडमार्क का भी राइट होता है। यहां भी हमारे पास क्या है कि ट्रेडमार्क एक्ट है, लॉ है ये। इस लॉ के अंदर रजिस्ट्रार के पास हमें जमा करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और जब हमें ट्रेडमार्क मिल जाता है तो फिर वो सिंबल यूज करने का राइट हमारा है, राइट, और उस सिंबल को हम ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपीराइट। ये भी इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट, आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि मूवीज आती हैं, उनकी डुप्लीकेट सीडीज मिलती हैं। तो वो डुप्लीकेट सीडी कैसे? विंडो है, ठीक है, ओरिजिनल विंडो है या पायरेटेड विंडो है, पायरेटेड और ओरिजिनल काम तो दोनों सेम कर रही है। अगर आपने जिस कंपनी के पास उसको कॉपी करने का राइट था, उसके द्वारा बनाई गई विंडो ली है, माइक्रोसॉफ्ट से विंडो खरीदी है, तो वो ओरिजिनल है। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट से ना खरीद के क्रैक्ड विंडो डाली है, तो इट मीन्स कि वो पायरेटेड है, वो इलीगल है। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स प्रिंट करती है,
ओरिजिनल बुक्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को उन बुक्स को प्रिंट करने का राइट है। ठीक है, राइट कहां से है उनको? कॉपीराइट एक्ट में। अब सपोज कीजिए मैं एक बुक लिखता हूं, ठीक है, उस बुक को मैं कॉपीराइट एक्ट के अंडर अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लेता हूं, कॉपीराइट ले लेता हूं उसका, कि वो उस बुक को, क्योंकि मैंने लिखा है, ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंग मुझे उसका राइट मिल गया कि ये बुक मेरी है, मेरे द्वारा लिखी गई है। अब उस बुक को प्रिंट करने का राइट मेरे पास है। हाँ, अगर मैं किसी को देना चाहूं तो मैं उस बुक को प्रिंट करने का राइट दे दूंगा और उससे उसके बदले में पैसे लूंगा। ठीक है, बिजनेसमैन अक्सर कॉपीराइट लेते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, अक्सर कॉपीराइट्स लेते हैं। तो देखो, गुडविल क्या है? हमारी रेपुटेशन है मार्केट में। पेटेंट क्या है? अगर हमने कोई नई चीज की इन्वेंशन की है, उसे अपने नाम हमने पेटेंट करवा लिया है, तो उस चीज को बनाने का हमारे पास राइट है, वो हमारी एसेट है। ट्रेडमार्क क्या है? कि जो हमारे बिजनेस का सिंबल है, जैसे सैमसंग है, एलजी है, ठीक है, डेल है, एचपी लैपटॉप हैं, ठीक है, तो वो सिंबल है उनका, वो उन्होंने रजिस्टर्ड करवा रखा है। ठीक है, अब एचपी का लैपटॉप कोई दूसरी कंपनी अपना लैपटॉप बना करके एचपी का नाम लगा करके नहीं बेच सकती। कॉपीराइट, कॉपी करने का राइट। ठीक है, इसके अंदर आप जैसे बुक्स हैं, उनके आप अपनी कोई भी बुक देखेंगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा इस तरह से सी बना होता है सर्कल के अंदर, ठीक है, और उसके साथ लिखा होता है कॉपीराइट, कॉपीराइट रिजर्व्ड, कि कॉपीराइट रिजर्व्ड है इसका। किसके पास है? जिसके पास भी है। अगर कोई डुप्लीकेट बना रहा है तो जिसके पास कॉपीराइट है वो कोर्ट केस कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे कोर्ट केसेस मार्केट के अंदर हुए हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन उठता है कि जो एसेट्स हैं उसके ऊपर रूल क्या अप्लाई होता है। एसेट्स के ऊपर मैंने बताया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सपोज कीजिए मैं कहता हूं फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। अब अगर मैं इसमें देखूं तो दो अकाउंट बन गए, एक फर्नीचर अकाउंट, एसेट अकाउंट, और एक राम अकाउंट। राइट, फर्नीचर अकाउंट क्या है? ये रियल अकाउंट है, और राम अकाउंट क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। अमाउंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं, हमें अमाउंट तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम तो डेबिट क्रेडिट करना सीख रहे हैं ना। अब देखो, जब मैंने फर्नीचर खरीदा राम से तो क्या हुआ? फर्नीचर के लिए रूल लगेगा डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो अब देखो, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं तो फर्नीचर मेरे पास आएगा या मेरे पास से जाएगा, कम्स इन और गोज आउट। बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं तो फर्नीचर मेरे पास आएगा। राइट, दूसरी तरफ पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखो, मैंने राम से फर्नीचर खरीदा, राम पर्सन है, ठीक है। अब राम से जब मैंने फर्नीचर खरीदा तो राम रिसीवर है या गिवर है? पैसों को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट मनी, क्योंकि ये तो लिखा ही नहीं है ना कि मैंने राम को पैसे दिए, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। हमने तो यहां पर सिर्फ कहा है कि मैंने फर्नीचर खरीदा, हो सकता है उधार खरीदा हो, ठीक है ना। तो अब यहां पर राम जो है वो फर्नीचर को देगा मुझे, राम रिसीवर है या गिवर है? राम गिवर है। किस चीज का गिवर है? फर्नीचर। ठीक है, बात समझ आई आपको? अब देखो बेटा, होगा क्या कि जब मैं अकाउंट बनाऊंगा, टी बनाऊंगा फर्नीचर की, तो मेरा रूल कहता है कि फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, कम्स इन है, तो मैं फर्नीचर को जो भी अमाउंट है डेबिट में लिख दूंगा, क्योंकि मेरी ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड है, और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। और जब मैं राम का अकाउंट बनाऊंगा तो राम गिवर है। तो हमने जो रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर पर्सन गिवर है तो उसको क्रेडिट में एंटर करेंगे। तो अब यहां मैं क्या करूंगा? राम के
क्रेडिट में लिख दूंगा जो भी ये अमाउंट है। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां 10,000 रुपीज लिख दूंगा। फर्नीचर के डेबिट में 10,000 और राम के क्रेडिट में 10,000। अब देखो दोनों अकाउंट हमने सीखे। हमने क्या कहा था कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट आएंगे, तो देखो इस तरह से दो अकाउंट आ जाएंगे। आपका क्वेश्चन एक उठेगा कि सर फर्नीचर क्यों नहीं लिया। याद करो, अकाउंटेंसी में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हमने पहले दिन पढ़ा था वो हर वक्त काम आएगा। हमने क्या कहा था कि परचेज अकाउंट बनेगा गुड्स के लिए, और फर्नीचर गुड्स नहीं है हमारी, फर्नीचर गुड्स नहीं है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन ये नहीं लिखेगा कि ये फर्नीचर हाउस है, हम फर्नीचर को गुड्स नहीं मानेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा अकाउंट है बेटा, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट देखो, हमने पर्संस की बात कर ली, हमने एसेट्स की बात कर ली। ठीक है, देखो बिजनेस से रिलेटेड हैं ही यही लोग। पर्सन की बात की, नंबर 2 पर हमने एसेट्स की बात कर ली, नंबर 3 पर अब आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में चार चीजें आती हैं। जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें या तो खर्चा होगा, या लॉस हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, और प्रॉफिट भी हो सकता है। ये रिजल्ट्स हैं हमारे। ठीक है, बेसिकली खर्चा कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। अब हम खरीद रहे हैं कोई चीज, क्या क्या खरीदेंगे सोच के देखो। अब हम परचेज कर रहे हैं, हम क्या क्या परचेज करेंगे। हम गुड्स परचेज करेंगे, हम एसेट परचेज करेंगे, या हम सर्विस परचेज करेंगे। तीन चीजें ही तो लेंगे, और कौन सी चीज लेंगे। ठीक है, हम या तो किसी पर्सन से ले रहे हैं, कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, एंटिटी इन्वॉल्व होगी। ओके, अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो पेमेंट्स हम किसी सर्विस के बदले में कर रहे हैं, या किसी ऐसी चीज की पेमेंट कर रहे हैं जिसका कंजम्पशन, जो आप आइटम है वो एक्सपेंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सपेंस्ड हो जाएगी विद इन 1 ईयर, एग्जॉस्ट हो जाएगी। जो कितने साल में, मैक्सिमम 12 महीने के पीरियड के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगी। जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, 12 महीने का साल चल रहा है, अगर मैं 2020 की बात करूं, तो अगर वो 2020 में मैंने खरीदी और 2020 में ही खत्म हो जाएगी, तो यूज हो जाएगी, तो इट मीन्स कि वो एक्सपेंसिव है। लाइक सैलरी, अपने वर्कर्स को जो मैं सैलरी दे रहा हूं, किसी काम के बदले में मैंने कमीशन दी, अपनी बिल्डिंग का रेंट दिया, किराए पे बिल्डिंग ली हुई है, मजदूरों को मजदूरी दी, टेलीफोन का बिल दिया, बिजली का बिल दिया, या मैंने गुड्स खरीदी, वो भी मेरे लिए एक्सपेंसिव है। क्लियर? तो ये मेरे लिए सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। और हमारा रूल क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे डेबिट साइड आएंगे। ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। लॉस, जैसे बैड डेप्ट हो गए, आगे चल के पता लगेगा बैड डेप्ट क्या होते हैं। मान लो मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है, उधार बेचा, और वो पैसे देने से मना कर जाए, तो उसको हम कहते हैं बैड डेप्ट। ठीक, मुझे डिस्काउंट देना पड़ गया, ये मेरे लिए लॉस है। तो लॉस भी जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये पहली दो आइटम्स हैं, ये दोनों की दोनों क्या होती है, डेबिट होती है। और उसके बाद क्या आता है, इनकम। इनकम क्या होती है, जो रेवेन्यू से अलग मुझे मिल रही है। ठीक है, रेवेन्यू से अलग मुझे मिल रही है, जैसे कि मुझे कमीशन मिली, मुझे रेंट रिसीव हुआ, मुझे इंटरेस्ट मिला, मुझे डिविडेंड मिला। स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे इनमें से कुछ भी मिला तो वो मेरी इनकम है। ठीक, प्रॉफिट क्या है, जैसे मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, या मैंने कोई एसेट बेची, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, जिसको हम क्या लिखते थे, यहां हम क्या लिखेंगे, गेन। क्या लिखेंगे, गेन। किसके लिए, अगर हमने कोई एसेट बेची है। अब इसीलिए हम यहां देखो रूल में क्या लिख रहे हैं कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स और गेन्स। क्रेडिट जो भी हमारी इनकम या जो गेन होंगे उसे क्रेडिट करेंगे। अब कुल मिलाकर के हमारे सामने क्या बना, देखो बच्चे, हमारे तीन तरह के अकाउंट बने। एक बने पर्सनल, एक बने रियल, और एक बने नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में पर्सन आएंगे, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है।
रियल अकाउंट में एसेट्स आएंगी, चाहे वो टेंजिबल हैं चाहे वो इंटेंजिबल है। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आएंगे, लॉस आएंगे, इनकम आएंगी, प्रॉफिट्स आएंगे या गेन आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट और गेन हमें मालूम है, हमने पढ़ा था कि कहां कहां आते हैं। अब आती है बात कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मींस कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन है और वो रिसीवर है तो उसकी डेबिट साइड एंट्री होगी, ठीक है। और अगर वो गिवर है तो कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। सिमिलरली रियल अकाउंट एसेट्स के ऊपर है, एसेट्स के लिए क्या रूल लगेगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रही है एसेट तो क्रेडिट। और थर्ड रूल हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट का। ये रूल क्या कहता है कि जो ये दोनों हैं ये डेबिट होंगे और ये दोनों जो हैं क्रेडिट होंगे। मींस डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स प्रॉफिट्स। क्लियर। अगर कोई एक्सपेंस है या लॉस हो रहा है तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, अगर इनकम है या गेन है, वो प्रॉफिट है, तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। बात समझ आ गई आपको, रिपीट कर देता हूं एक बार। देखो बेटा, अगर तो कोई पर्सन रिसीवर है तो उसकी डेबिट में लिखेंगे, और अगर वो गिवर है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन देख के हमें सिर्फ यह देखना है कि जो ये पर्सन है इसके अंदर वो रिसीवर है या गिवर है। अगर रिसीवर है तो डेबिट में डाल दो उसके, अगर गिवर है तो क्रेडिट में डाल दो, बिल्कुल सिंपल। सेकंड क्या रूल है, रियल। रियल अकाउंट एसेट्स के ऊपर लागू होता है। एसेट्स अगर हमारे पास कम्स इन है, बिजनेस में आ रही हैं, तो डेबिट में डाल दो, अगर एसेट्स जा रही हैं तो क्रेडिट में डाल दो। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा नॉमिनल का। नॉमिनल में चार चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स और गेन्स। अब अगर एक्सपेंसेस और लॉस हो रहा है कुछ, मान लो आपने सैलरी पे की, मान लो आपने सैलरी पे की, तो सैलरी एक्सपेंस है हमारे लिए, तो सैलरी के डेबिट में आएगा, ठीक है। अगर हमें रेंट रिसीव हुआ तो रेंट के क्रेडिट में आएगा, क्यों, क्योंकि रेंट हमारे लिए इनकम है। बात समझ आई आपको, ठीक। अगर मैं यहां छोटी सी एक और इसकी एक्सप्लेनेशन दूं, मान लो राम अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अगर राम रिसीवर है तो डेबिट में, अगर राम गिवर है तो क्रेडिट में। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। सपोज कोई मैं एसेट अकाउंट बनाता हूं, फर्नीचर अकाउंट। अगर फर्नीचर कम्स इन है, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, अगर फर्नीचर गोज आउट है तो क्रेडिट। बड़ी सिंपल सी बात बोलूं यहां पर, अगर मैं परचेज कर रहा हूं फर्नीचर तो डेबिट, अगर मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूं तो क्रेडिट, फर्नीचर चला जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं एक्सपेंसेस की। मान लो सैलरी अकाउंट है, ठीक है। तो सैलरी में सैलरी मेरे लिए खर्चा है। देखो, बिजनेस हूं मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, वर्कर नहीं हूं, मेरे को सैलरी मिलेगी नहीं। सैलरी मेरे लिए इनकम नहीं है, सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा होती है। तो सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा होती है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, राइट। और अगर मुझे कोई इनकम मिल रही है, मान लो मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसकी क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर
लॉस हो रहा है तो डेबिट मिलेगी। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें ये बताती है कि जो हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं वो कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। एक पर्सनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट है। पर्सन 3 तरह के हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। एसेट्स 2 तरह की हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। और नॉमिनल जो है वो उसमें 4 कैटेगरी आती हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स और इनकम। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसमें हम ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ डेबिट क्रेडिट डिसाइड करते हैं। लेकिन हमें इसको सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट तक ही रखना है। हमें डेबिट क्रेडिट डिसाइड किसके अकॉर्डिंग करना है? हमें डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है, दैट इज मॉडर्न अप्रोच, राइट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट को डिसाइड करना सीखेंगे।